हाय एवरीवन, हम लोग डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि हम ट्रांसमिटेड सिग्नल xt को लिख सकते हैं समेशन k goes from -infinity to infinity x t minus kts, ये जहाँ xkt 0 less than equal to t less than equal to ts पर नॉन ज़ीरो होगा और कॉन्स्टलेशन S का एलिमेंट होगा और कॉन्स्टलेशन S का एलिमेंट होगा, मतलब xk t s1t से smt होगा, x1t s1t से smt के बीच एक होगा। अब हमने ये देखा था कि हम इस कॉन्स्टलेशन को कई तरह से चूज कर सकते हैं, pm psk टाइम ऑर्थोगोनल, जो कि जिसे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं, टाइम ऑर्थोगोनल और फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनल, जहाँ पर आप हर सिंबल के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं या जिसे FSK या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी कहेंगे। तो हमने ये देखा है कि हम इस कॉन्स्टलेशन को कई तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और कुछ डिज़ाइंस हमने डिटेल में देखे, उन डिज़ाइंस की बात हम करते रहेंगे। तो इसके साथ साथ तो ये xt हमने ट्रांसमिट कर दिया, xt हमने ट्रांसमिट कर दिया जो किसी भी एक चैनल से होकर जाएगा। तो xt चैनल ईटा टी और इसमें नॉइज ऐड होगी और मुझे मिलेगा सिग्नल RT, मुझे सिग्नल RT मिलेगा जहां RT इक्वल्स xt प्लस ईटा टी है, जहां RT xt प्लस ईटा टी है। अब अगर मैं केवल अब मैं ये मान लूं, अभी के लिए मान रहा हूं, बाद में हम इसकी बात भी करेंगे कि ये कैसे होगा, शायद इस कोर्स में ना कर पाएं तो इस कोर्स का एक तीसरा पार्ट बनाना पड़ेगा एडवांस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन के नाम से, जहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन की जाती है। पर अभी तक उसका कोई प्लान नहीं है मेरा सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक का, बट अगर कभी हुआ तो शायद हम सिंक्रोनाइजेशन इस कोर्स के एडवांस्ड वर्जन में करेंगे, एडवांस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन, कभी, अभी नहीं। तो अभी के लिए मान लेंगे कि ट्रांसमीटर और रिसीवर अभी के लिए मान लेंगे कि ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड हैं, मतलब अभी के लिए मान लेंगे कि ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड हैं, मतलब मैं रिसीवर पर
0 t ts के लिए सिग्नल अलग मतलब मैं रिसीवर पर 0 t ts के लिए सिग्नल अलग कर सकता हूं। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि RT को XT प्लस ईटा टी। अब इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं RKT इक्वल्स RT UT माइनस K माइनस 1 TS माइनस UT माइनस KTS। RT ये है। अब क्योंकि RT ये है तो मैं लिख सकता हूं RKT इक्वल्स XKT प्लस ईटा टी। RKT होगा XKT kth इंस्टेंट पर भेजा गया सिंबल प्लस ईटा टी। ईटा के टी भी लिख सकते हैं पर ईटा टी से काम चल जाएगा कि ईटा टी वाइट्स एंड स्टेशनरी एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज ही है। तो ये वाइट्स एंड स्टेशनरी एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है जो कि 0 ≤ t ≤ कैपिटल TS के लिए डिफाइंड है। तो ये रिसीव्ड सिग्नल होगा। और अब रिसीवर पर मैं ये जानना चाहता हूं रिसीवर पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भेजा। रिसीवर पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भेजा गया था। तो अब क्योंकि रिसीवर पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भेजा गया था, तो नेचुरली मैं मान लेता हूं कि XKT इक्वल्स SMT। मैंने mth सिंबल या मैंने mth सिंबल SMT भेजा था। मैंने mth सिंबल SMT भेजा था। मैं ये मान लेता हूं कि मैंने mth सिंबल SMT भेजा था। तो अब क्या होगा? अब मैं ये लिख सकता हूं RKT इक्वल्स SMT प्लस ईटा टी। RKT इक्वल्स SMT प्लस ईटा टी कि मैंने mth सिंबल भेजा था, उसमें मुझे वाइट गॉसियन नॉइज ऐड होकर मिल गई। अब रिसीवर पर सवाल वही है जो हमारा AM में था, जो हमारा पिछले कोर्स में बाइनरी सिंबल डिटेक्शन में था, कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भेजा गया था। अब यहां पर हम यही जानना चाहते हैं कि क्या हम यही जानना चाहते हैं कि क्या भेजा गया था। तो अब क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भेजा गया था, तो इसके लिए हमने ये कहा था कि हम जानते हैं कि एक मैच फिल्टर बनाया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछले कोर्स में किया था। पर मैच फिल्टर तो एंटीपोडल सिग्नलिंग के लिए था या एक वन डायमेंशनल सिग्नलिंग के लिए था। यहाँ पर SMT कुछ भी हो सकता है। तो हम मैच फिल्टर कैसे बनाएं? हमें M मैच या तो हम M मैच फिल्टर्स बनाएं। तो एक तरीका तो सिंपली ये हो सकता है कि मैं M मैच फिल्टर्स बनाऊं और देखूं कि कैसे चलेगा। पर M मैच फिल्टर्स वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो हम
ने जो सिग्नल स्पेसिस के साथ जो कुछ भी समझा है, अब हम ये करने वाले हैं कि हमने सिग्नल स्पेसिस के साथ जो भी समझा है उसे हम यहां यूज करेंगे। उसके बेसिस पर हम एक रिसीवर बनाएंगे जिसे हम कहेंगे कोरिलेशन रिसीवर। और हम ये दिखाएंगे कि मैच्ड फिल्टर कोरिलेशन रिसीवर का एक वन डायमेंशनल स्पेशल केस है। और हम ये दिखाएंगे कि मैच्ड फिल्टर कोरिलेशन रिसीवर का एक 1D दिखाएंगे कि मैच फिल्टर कोरिलेशन रिसीवर का एक वन डायमेंशनल स्पेशल केस है। और यहां पर हम ये भी दिखाएंगे कि ये कोरिलेशन रिसीवर एक ऑप्टिमल, और हम एक ऑप्टिमल रिसीवर या ऑप्टिमल रिसीविंग क्राइटेरिया भी डिजाइन करेंगे जिसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम पहले कोरिलेशन रिसीवर के डिजाइन से शुरू करते हैं। हमने ये कहा है कि RKT इक्वल्स SMT प्लस ईटा टी। RKT इज SMT प्लस ईटा टी। और हम ये जानना चाहते हैं कि हमने क्या भेजा था। हम पता लगाना चाहते हैं कि हमने कौन सा SMT भेजा था। अब थैंकफुली या हम ये जानते हैं कि सिग्नल्स पर ऑपरेट करना, क्योंकि सिग्नल्स वेवफॉर्म होते हैं, तो सिग्नल्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना, सिग्नल्स या वेवफॉर्म्स के साथ, या एक रूल लिख देता हूं जो कि हमारे काम आएगा। सिग्नल्स से डील करने या सिग्नल्स पर ऑपरेशंस करने से आसान होता है वेक्टर्स पर ऑपरेशन करना। वैसे रूल ये है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स पर ऑपरेशंस करने से आसान होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पर ऑपरेशंस करना, पर क्योंकि एक फाइनाइट लेंथ के लिए हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को वेक्टर्स की तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने इस रूल को आसान कर दिया है। हमने लिखा है कि सिग्नल्स पर ऑपरेशंस करने से आसान होता है वेक्टर्स पर ऑपरेशन करना, या सिग्नल्स को सिग्नल्स की तरह प्रोसेस करने से आसान होता है सिग्नल्स को वेक्टर्स की तरह प्रोसेस करना। आपका, अगर आपने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स किया है, जो कि मुझे लगता है अब तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप देख सकते हैं, तो उसका एक बड़ा रिजल्ट यही है कि सिग्नल्स पर ऑपरेशंस करने से या सिग्नल्स को समझने से आसान होता है वेक्टर्स को समझना, क्योंकि वेक्टर्स में सिग्नल में आपके पास एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है, या सिग्नल्स का मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं वेव फॉर्म्स। वेव फॉर्म्स पर ऑपरेशंस करने से आसान होता है वेक्टर्स पर ऑपरेशन करना, इसीलिए हमने वेक्टर स्पेसेस डेवलप किए थे। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, आप वेव फॉर्म, आपके पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, वेव फॉर्म्स कैन टेक वैल्यूज एट एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स। वेव फॉर्म्स हर टाइम पर एक वैल्यू ले सकते हैं, उनको समझना या उनके ऊपर ऑपरेशंस करना या उन्हें कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिग्नल से आसान है या वेवफॉर्म से आसान है वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के कंपैरिजन से आसान है स्केलर्स। वेक्टर्स के कंपैरिजन से आसान है स्केलर्स। आप जानते हैं कि
अगर आपके पास एक वेक्टर हो और एक स्केलर हो और आपको कंपेयर करना हो या वेक्टर ऑपरेशंस से वेक्टर्स के कंपैरिजन के बदले मैं लिख देता हूं अलग रंग से ऑपरेशंस। वेक्टर्स के ऑपरेशन से आसान है स्केलर्स के ऑपरेशंस। मैं फिर कह रहा हूं वेक्टर्स के ऑपरेशन से आसान है स्केलर्स के ऑपरेशन। आपको एक वेक्टर पर कुछ ऑपरेशन करना, उसके मुकाबले आपको एक स्केलर पर ऑपरेशन करना ज्यादा आसान है। 3, सबसे आसान है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड स्केलर्स पर ऑपरेशंस से आसान है रियल वैल्यूड स्केलर्स पर ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड स्केलर्स पर ऑपरेशन से आसान है रियल वैल्यूड स्केलर्स पर ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस। तो अब हम ये चाहते हैं यहां पर, तो इससे आपको मैं क्या करना चाहता हूं उसका फ्लो चार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हम सिग्नल रिसेप्शन में जो करेंगे वो यही करेंगे कि हम चाहते हैं कि किसी तरह से हम स्केलर ऑपरेशंस यूज करके पता लगा सकें कि कौन सा सिग्नल भेजा था। हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम ये पता लगा सकें कि कौन सा सिग्नल भेजा गया था। हम स्केलर ऑपरेशंस यूज करके ये पता लगा सकें कि कौन सा सिग्नल भेजा गया था। तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम इसी हायरार्की का प्रयोग करेंगे या हम इन्हीं 3 रूल्स को प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला, या हम यही यूज करेंगे सिंपल वेवफॉर्म वेक्टर स्केलर रियल। वेवफॉर्म वेक्टर स्केलर रियल स्केलर, इसी से हम डिसीजन करेंगे। यह हमारा डिसीजन प्रोसेस होगा। यहां पर यही हायरार्की यूज करके हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा सिग्नल भेजा था, और साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारे गलती करने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है। तो शुरू करते हैं। पहले हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल रिसीव हुआ है RK इक्वल्स SMT प्लस ईटा टी। RKT है SMT प्लस ईटा टी, ये है। पर हम SMT को लिख सकते हैं K psi t प्लस हम इसे लिख सकते हैं SMKT प्लस ईटा टी, जहां SMT को एक कैपिटल K डायमेंशनल सिग्नल स्पेस के एलिमेंट के
रूप में देखा जा, जहां SMT को एक k डायमेंशनल सिग्नल स्पेस के एलिमेंट के रूप में देखा जा सकता है। हम ये जानते हैं कि SMT ये है, और साथ के साथ हम ये जानते हैं कि SMKT या SMK होगा इंटीग्रल SMT psi SMT ये हम जानते हैं, या ये आपने सिग्नल स्पेसिस में देखा था, जहां साई के टी स्टार है कॉन्जुगेट, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है, तो अगर हम रिसीव्ड सिग्नल को वेक्टर स्पेस psi के पर प्रोजेक्ट कर लेंगे। अगर हम रिसीव्ड सिग्नल को वेक्टर स्पेस psi 1 से psi k t पर प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो जो प्रॉब्लम है, जो है कि S1 t से SM t में से कौन सा सिग्नल भेजा गया था वो बदलकर हो जाएगी S1 से SM में से कौन सा वेक्टर S1 से SM में से कौन सा वेक्टर भेजा गया था, तो प्रॉब्लम बदल जाएगी, प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाएगी कि S1 से SM में से कौन सा वेक्टर भेजा गया था। तो मैं वही करता हूं, मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान कर लेता हूं। तो थोड़ा सा आसान करने के लिए हम ये करते हैं कि हम RT को या RKT को वेक्टर स्पेस या सिग्नल स्पेस psi t पर प्रोजेक्ट करके, सिग्नल स्पेस psi k t पर प्रोजेक्ट करके RK वेक्टर RK बनाते हैं, जो कि होगा RK, 1 इक्वल्स K बोलना गलत होगा यहां पर, इसे L कर लीजिए क्योंकि K हमने इसके इंडेक्स के लिए यूज़ कर लिया है ऑलरेडी, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैं K के बदले L कर लीजिए प्लीज, इसे भी L डायमेंशनल, ये SMT एक L डायमेंशनल सिग्नल स्पेस का एलिमेंट है। तो L
यहाँ भी L L L L आर के टी को 0 से टी एस आर के L T साई L कॉन्जुगेट T, ये डी टी, ये। तो अब मेरे पास L गोज फ्रॉम 1 to L, मेरे पास एक L डायमेंशन वेक्टर आ गया, पास एक L वेक्टर आ, मेरे पास एक L डायमेंशनल वेक्टर आ जाएगा। तो अब इसे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं या इसे मैं इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि आर के टी टी साई वन कॉन्जुगेट टी से मल्टीप्लाई किया आपने, 0 to ts dt, और ये साई वन टी साई टू कॉन्जुगेट टी, जीरो टू टी एस डी टी, और ये साई एल टी, ये आर के टी ये आ जाएगा। और मेरे पास इससे आर के वन से आर के टू आर के एल, आर के वन आर के टू आर के एल, ये कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो अब मैं देखता हूं, मैं जानता हूं कि आर के टी है एस एम टी प्लस ईटा टी, मैं जानता हूं आर के टी है एस एम टी प्लस। हाँ, पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ज़रूरी है यहाँ पर कि मैं इसका नाम लिख देता हूं। इसे बोलते हैं, इस रिसीवर स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोरिलेशन। इस रिसीवर स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोरिलेशन रिसीवर, ये ध्यान रख लीजिए। अब मैंने जैसा पहले कहा था आर के टी ये है, तो नेचुरली आर के एल होगा टी एस साई ये होगा समेशन एस, मान लीजिए पी बोल देता हूं, एस एम पी साई पी टी, एस एम पी साई पी टी प्लस ईटा टी, P goes from 1 to L, psi conjugate L T dt, ये summation 1 to L S M P 0 to T S psi p t
psi conjugate LT dt plus 0 to Ts eta t psi L conjugate t dt। ये तो अब ये मैं जानता हूं कि क्योंकि सिग्नल स्पेस ऑर्थोनॉर्मल है, क्योंकि मेरी जिस सिग्नल स्पेस की मैं बात कर रहा हूं वो मैं जानता हूं कि ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल स्पेस है, तो क्योंकि वो ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल स्पेस है तो ये होगा डेल्टा p माइनस एल। तो ये जो समेशन टर्म होगी ये रिड्यूस होकर बन जाएगी, तो ये टर्म होगी समेशन p इक्वल टू 1 टू l एस एम पी डेल्टा p माइनस एल प्लस इंटीग्रल 0 से ts ईटा t साई l कॉन्जुगेट t dt, जो कि अब ये होगा एस एम एल प्लस इसे मैं बोल देता हूं ईटा एल। ये क्योंकि एक रैंडम प्रोसेस है, ईटा टी ये एक रैंडम प्रोसेस है, वाइटसन स्टेशनरी, ये एक वाइटसन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है। तो ये ईटा एल ये एक रैंडम वेरिएबल होगा, ये एक रैंडम वेरिएबल होगा, ये एक रैंडम प्रोसेस है तो ये एक रैंडम वेरिएबल होगा। और आर के को मैं लिख सकता हूं, तो आर के होगा आर के वन से आर के एल, ये होगा एस एम वन प्लस ईटा वन से ईटा एल, ये होगा एस एम वन या एस एम प्लस ईटा, जहां ईटा एक रैंडम वेक्टर है, क्योंकि ईटा रैंडम वेरिएबल्स का एक कलेक्शन है या ईटा रैंडम वेरिएबल्स का एक वेक्टर है, तो ईटा एक रैंडम वेक्टर है। तो अब क्योंकि ईटा एक रैंडम वेक्टर है तो नेचुरली हमें इसके दो पैरामीटर्स में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ईटा एक रैंडम वेक्टर है तो हमें इसके मीन और कोवेरियंस मैट्रिक्स में इंटरेस्ट होगा। हम पहली बात ये देख सकते हैं कि ईटा एल इक्वल्स 0 टू ts ईटा t साई एल कॉन्जुगेट t dt। तो हम ये जानते हैं कि इंटीग्रल सम्स की लिमिट होती है, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम्स आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। तो क्योंकि इंटीग्रेशन एक तरह की समेशन ही है, तो ये ईटा टी, तो ये ईटा एल बेसिकली ईटा टीज का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ईटा एल बेसिकली ईटा टी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि
eta t White's and stationary White Gaussian प्रोसेस है। तो इसके सभी eta t equals t naught Gaussian रैंडम वेरिएबल्स होंगे या IID गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि ये सभी गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी। तो ये IID गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स होंगे। तो अब क्योंकि ये IID गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स होंगे तो मतलब इनका हर लीनियर कॉम्बिनेशन एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल होगा। मतलब इनका हर लीनियर कॉम्बिनेशन एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल होगा। मतलब eta 1 से eta l गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं। मतलब eta 1 से eta l गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो eta गॉसियन eta गॉसियन रैंडम वेक्टर है। तो eta क्योंकि गॉसियन रैंडम वेक्टर है इसलिए हमें इसके मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें इसके मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स से मिल जाएगी। तो अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स से मिल जाएगी। तो मीन वेक्टर निकालने के लिए हम देते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ eta l, क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट का अगर मीन निकाल लूं तो मुझे मीन वेक्टर मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ eta l इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to Ts eta t psi conjugate t dt। ये अब क्योंकि इंटीग्रेशन और एक्सपेक्टेशन दोनों लीनियर ऑपरेशंस हैं, मैं जानता हूं इंटीग्रेशन और एक्सपेक्टेशन दोनों लीनियर ऑपरेशंस हैं, तो मैं इंटीग्रेशन और एक्सपेक्टेशन का ऑर्डर चेंज कर सकता हूं। मैं एक्सपेक्टेशन को अंदर लेकर जा सकता हूं। डिटर्मिनिस्टिक, ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये रैंडम है, तो मैं केवल इसकी एक्सपेक्टेशन ले सकता हूं। तो मेरे पास जो बचेगा वो होगा 0 to Ts एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ eta t psi conjugate t dt, मेरे पास ये बचेगा। अब eta t एक व्हाइटसन स्टेशनरी प्रोसेस है जिसका मीन 0 है और हमने बताई नहीं थी वेरिएंस n नॉट है। तो eta t एक व्हाइटसन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है जिसकी वेरिएंस n नॉट है, वो मैं उस पर बाद में आऊंगा। पर ये तो अब ये एक जीरो मीन प्रोसेस है, हम जानते हैं जीरो मीन प्रोसेस है। तो ये हो गया 0, ये 0 हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ eta l इक्वल टू 0 फॉर ऑल l, सभी l के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ eta l 0 है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ eta जो वेक्टर है वो है 0 वेक्टर, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ eta वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें मीन वेक्टर मिल गया। अब हम बात करेंगे कोवेरियंस मैट्रिक्स की। कोवेरियंस मैट्रिक्स के लिए मुझे चाहिए, कोवेरियंस मैट्रिक्स नेचुरली होता है R या सिग्मा, मैंने सिग्मा बोला था तो मैं सिग्मा लिख देता हूं, R वैसे भी कंफ्यूजिंग होगा। कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा सिग्मा eta हर्मिशियन इक्वल्स expected value of eta p eta q conjugate
P इक्वल टू 1 टू P इक्वल टू L, Q इक्वल टू 1 टू Q इक्वल टू L। ये मैट्रिक्स होगा जिसका P Qth एलिमेंट ईटा P ईटा Q कॉन्जुगेट होगा। तो ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईटा P ईटा Q कॉन्जुगेट होगा 0 टू Ts ईटा T psi conjugate Pt dt 0 to Ts eta t psi conjugate Qt dt। ये इसका होल कॉन्जुगेट, इसका सारे का कॉन्जुगेट, इसे मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अब मैं इन दो इंटीग्रल्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दो सिंगल इंटीग्रल्स का मल्टीप्लिकेशन डबल इंटीग्रल होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। दो सिंगल इंटीग्रल्स का मल्टीप्लिकेशन डबल इंटीग्रल होता है, तो मैं इसे डबल इंटीग्रल की तरह लिख सकता हूं 0 टू Ts ईटा u ईटा कॉन्जुगेट v, ईटा u ईटा कॉन्जुगेट v psi p कॉन्जुगेट u psi q v, psi p कॉन्जुगेट u psi q v du dv। ये होगा। अब इस देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है पर उतना डरावना है नहीं, तो मैं फिर से वही करूंगा। एक्सपेक्टेशन और इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेशंस हैं, तो मैं एक्सपेक्टेशन पहले लूंगा, इंटीग्रेशन बाद में करूंगा। तो एक्सपेक्टेशन अंदर लेकर जाते हुए मैं लिख सकता हूं इसे 0 टू Ts एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईटा u ईटा कॉन्जुगेट v psi p कॉन्जुगेट u psi p v du dv। इंटीग्रल की जरूरत नहीं है। तो अब आएगा, क्योंकि ईटा t वाइट एंड स्टेशनरी है, वाइट एंड स्टेशनरी वाइट है विद वेरिएंस n0/2। मैंने ईटा टी की वेरिएंस पहले डिफाइन नहीं की थी, अब ईटा टी की वेरिएंस लिख रहा हूं। ईटा टी की वेरिएंस n0/2 है। ईटा टी की वेरिएंस क्योंकि n0/2 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईटा u ईटा v कॉन्जुगेट होगा n0/2 डेल्टा u माइनस v। ये होगा n0/2 डेल्टा u माइनस v। तो अब मैं यहां पर इसे मैं सिग्मा पी क्यू बोल देता हूं आसानी के लिए, कि ये कोवेरियंस मैट्रिक्स का की पी क्यूथ एंट्री है। क्योंकि ये कोवेरियंस मैट्रिक्स की पी क्यूथ एंट्री है, तो सिग्मा पी क्यू होगा Ts n0/2 डेल्टा v psi p conjugate u psi pv du dv। अब मैं इंटीग्रल को पहले अंदर लेकर जाता हूं, पहले इस डबल इंटीग्रल को मैं अंदर लेकर जाता हूं और
पहले मैं v पर इंटीग्रेट कर लेता हूं। तो v पर इंटीग्रेट करने से मेरे पास बनेगा 0 से ts n0/2, वैसे n0/2 तो कांस्टेंट है, उसे मैं बाहर भी रख सकता था, psi p conjugate u इंटीग्रल ts psi p psi q psi q v डेल्टा u psi q v dv और du। ये तो अब ये इंटीग्रल होगा, डेल्टा u माइनस वी भी तो है, मैं भूल गया था, सॉरी, ठीक लिख रहा था मैं, डेल्टा u माइनस वी। तो ये होगा 0 to ts n0/2 psi p conjugate u psi q v, v अब v केवल u रह जाएगा इस इंटीग्रल के बाद, psi q u, क्योंकि ये होगा psi q u। इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, मतलब इस इंटीग्रल को आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू psi q u है, इसकी डेल्टा फंक्शन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाकर psi q u du, ये होगा n0/2 डेल्टा p माइनस q, ये होगा n0/2 डेल्टा p माइनस q। तो मतलब सिग्मा पी क्यू है n0/2 डेल्टा p माइनस q, मतलब जब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या मतलब सिग्मा होगा n0/2 0 0 0 l 0 n0/2 0 l तक और 0 l, तो ये होगा n0/2 IL, लेंथ L का या डायमेंशन L का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसका मीन और कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा। तो हमने इसे सिग्नल स्पेस में डिकम्पोज कर लिया है और देख लिया है कि ईटा एक गॉसियन रैंडम वेक्टर होगा जिसका मीन 0 होगा और कोवेरियंस मैट्रिक्स n0/2 IL होगा। IL डायमेंशन L का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसके साथ ही हम यहाँ रुकते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप पूरा कर लिया है। हमने उस सिग्नल वेव फॉर्म को एक वेक्टर में बदल दिया है, एक नॉइजी वेक्टर पर एक वेक्टर। तो अब हम देखेंगे कि इस वेक्टर को हम एक स्केलर में बदल कर ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा वेक्टर भेजा गया था या कौन सा सिग्नल भेजा गया था। तो अब हमारे पास आ गया है R इक्वल्स SM प्लस ईटा, जहां ईटा एक गॉसियन रैंडम वेक्टर है जिसका मीन और कोवेरियंस मैट्रिक्स हमें पता है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा SM भेजा गया था। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा SM भेजा गया था। थैंक यू।